हेलो एवरीवन, मैं नवनीत त्रिपाठी स्वागत करता हूं आप सबका सक्सेस कर्व के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिया था मॉडल पेपर में फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो भी प्रश्न थे उनके बारे में, ठीक है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मॉडल पेपर में सब्जेक्ट वाइज में आखिरी सब्जेक्ट यानी कि बायोलॉजी, ठीक, जीव विज्ञान के बारे में, ठीक। तो जीव विज्ञान में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय उन सब के बारे में आज हम कंप्लीट डिस्कशन कर लेंगे पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ। तो इसमें जो 21वां प्रश्न है मॉडल पेपर के हिसाब से जिसमें पूछा गया है कि जो किण्वन है वो क्या है, यह कहाँ होता है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं फर्मेंटेशन प्रोसेस। और फर्मेंटेशन प्रोसेस होता कहाँ है, ठीक है। तो जो किण्वन है फर्मेंटेशन प्रोसेस, सबसे पहले सिंपल चीज तो ये लिखिए कि ये क्या है, जैव रासायनिक यानी कि फर्मेंटेशन में जीव भी होते हैं और केमिकल भी होता है, ठीक है। तो ये जैव रासायनिक क्रिया है, ठीक। ऐसे भी लिखिए, 2 से 3 लाइन पॉइंट लिख देंगे ना तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। और इसमें होता क्या है, जटिल कार्बनिक यौगिक सरल कार्बनिक यौगिक यानी कि कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। जटिल कार्बनिक यौगिक जो हम लोग बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स को सिंपल में चेंज कर देता है, ठीक है। यौगिक ये कन्वर्ट हो जाते हैं सरल कार्बनिक यौगिक में, ठीक? तो यही आपको करना है, बस ऐसे भी लिख दीजिएगा ये इक्वेशन, जटिल कार्बनिक यौगिक सरल कार्बनिक यौगिक, और यहाँ पे लिख दीजिएगा जैव रासायनिक क्रिया है, ठीक है, सरल कार्बनिक यौगिक। तो बस यही करना है आपको फर्मेंटेशन में। और फर्मेंटेशन में ये भी लिख दीजिएगा कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है, यानी कि इसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। और इससे क्या क्या बनता है, यानी कि ये कहाँ होता है, ठीक है। तो भाई ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। और ये भी लिख दीजिएगा कि ये अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल और ब्रेड वगैरह जो बनता है, ईस्ट वगैरह, ईस्ट जो फर्मेंटेट करते हैं वैसे होता है, ठीक। तो ये जैव रासायनिक क्रिया है। और ये जटिल कार्बनिक यौगिक को सरल कार्बनिक यौगिक में इसमें कन्वर्ट किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है। बस ये किण्वन में इतना ही लिख दीजिए, पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 22 यानी प्रश्न संख्या 22 है कि इसमें पूछा गया है श्वसन और प्रकाश संश्लेषण में अंतर स्पष्ट करना है। अंतर स्पष्ट करना है आपको, बस यहाँ पे 2 अंतर लिख देने हैं, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। 2 से 4 अंतर बस लिखने हैं। तो ऐसे कर दीजिएगा श्वसन और ऐसे कर दीजिएगा इस साइड प्रकाश संश्लेषण। तो आपको क्या क्या पता है प्रकाश संश्लेषण और श्वसन में, सिंपल सिंपल चीज है, ठीक है। वो कौन कैसी क्रिया है, किसमें क्या जरूरत होती है। तो श्वसन जो होता है, जो जिसको हम लोग सांस लेते हैं, ये क्या होता है, ऑक्सीकरण क्रिया, मतलब इसमें ऑक्सीकरण होता है भोज्य पदार्थ, ठीक। और ये जो प्रकाश संश्लेषण है इसमें निर्माण होता है, ठीक। तो यहाँ पे भोजन का निर्माण होता है, प्रकाश संश्लेषण में यहाँ पे ऑक्सीकरण होता है, ठीक। तो ये श्वसन और प्रकाश संश्लेषण का छोटा सा एकदम सिंपल सा अंतर हो गया। ये भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे ग्लूकोज का ऑक्सीजन ऑक्सीकरण होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण होता है। और सबसे सिंपल चीज है, आपको प्रकाश संश्लेषण में क्या चाहिए, लाइट चाहिए। और क्या आपको श्वसन लेने के लिए कभी लाइट की जरूरत पड़ी है, नहीं। तो यहाँ पे लिख दीजिए सिंपल, भाई यहाँ लाइट नहीं चाहिए, यानी कि प्रकाश नहीं चाहिए। तो ये सब सिंपल सिंपल अंतर है, यहाँ पे प्रकाश चाहिए। और भी लिख सकते हैं आप बहुत सारे, यहाँ पे O2 का उपयोग होता है, यहाँ पे CO2 का उपयोग होता है। तो O2 CO2 ऑक्सीकरण निर्माण, यहाँ पे ग्लूकोज का ऑक्सीकरण, यहाँ पे हाइड्रोजन का, ये सब आप लिख सकते हैं। अब सबसे सिंपल तो यह है कि ऑक्सीजन, भाई श्वसन में आपको लाइट की जरूरत नहीं होती है सांस लेने के लिए, ठीक है। ये तो सबसे सिंपल चीज है। प्रकाश संश्लेषण में आपको लाइट चाहिए, ठीक। तो ये था 22वां प्रश्न, ठीक। अब जो 23वां प्रश्न है वो पूछा है कि पैरामीशियम में भोजन कैसे पहुंचता है। तो वैसे तो ऑब्जेक्टिव में बहुत सारे पैरामीशियम में क्या होता है, अमीबा में क्या होता है, कैसे भोजन होता है, वो तो पूछ ही लेता है, ठीक। और यहाँ देखिए सब्जेक्टिव में पूछ लिया है, तो ये भी ऑब्जेक्टिव जैसा ही है, बस 2 नंबर का है। ये इसको ऑब्जेक्टिव मान के चलिए, पैरामीशियम भोजन कैसे पहुंचता है, ठीक। तो इसमें आपको पता है कि पैरामीशियम में होता है सीलिया, ठीक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीलिया को हिंदी में बोलते हैं पक्षाव, पक्षाव बोलते हैं, ठीक। तो यहाँ पे एक निश्चित जगह से जो माने भोजन को लिया जाता है, और ये भोजन लिया जाता है, ये जो पक्षाव है इसके गति की वजह से। तो बस इसी को लिख दीजिए अपने लाइन में, बढ़िया से एक लाइन में, ठीक। तो सीलिया में जो भोजन होता है एक निश्चित स्थान से ग्रहण किया जाता है,
अब निश्चित स्थान पे कैसे पहुंचेंगे भाई, सिलिया पे। अब सिलिया कैसे पहुंचेगी, जो उसमें गति होगा, इसमें कुछ तो रटने जैसा है नहीं, तो सिलिया की गति से एक निश्चित स्थान पे पहुंचते हैं, जिसको हम लोग पक्षियां बोलते हैं, वहां से भोजन प्राप्त होता है, और ये जो सिलिया होती है उसके पूरे सतह को ढके होते हैं, और हम इसे बस सिलिया होता है, ये आप समझिए। ये 23वां प्रश्न था, ठीक। और जो 24वां प्रश्न है इसमें पूछा गया है, जीवों के लिए पोषण क्यों आवश्यक है। सबसे आसान, आप दिन रात पोषण पे ध्यान दे रहे हैं, न्यूट्रिशियस डाइट फलाना फलाना, तो ये सब जो है ये आवश्यक क्यों है। तो पहला तो ये कि ऊर्जा के उत्पादन है, तो भाई देखते हैं भूख लग जाती है तो कुछ भी करने का मन नहीं करता है, ठीक। तो जब जैसे भूख लगती है तो आदमी एकदम सुस्त पड़ जाता है, तो भाई ऊर्जा खत्म हो जाती है, तो ऊर्जा का उत्पादन, शरीर की मरम्मत हेतु, ठीक, शरीर की ग्रोथ हेतु, ठीक है, शरीर की मरम्मत, और बाकी वृद्धि के लिए, जिसको हम लोग ग्रोथ बोलते हैं, वृद्धि के लिए, ठीक, और बाकी शरीर के मरम्मत हेतु भी इसकी आवश्यकता होती है। तो इसमें 2 ही लिख देंगे तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे, बाकी 3-4 जितना मन हो आप लिखें, क्योंकि तो ये सब सिंपल सिंपल चीजें हैं। अगला प्रश्न है कि दीर्घ रोम क्या है, इसका क्या अर्थ है। आपने जब लाइफ प्रोसेस पढ़ा होगा, जीव प्रक्रम चैप्टर 6 पढ़ा होगा, तो उसी में आपको ये मिला होगा, शुरुआत में ही दिया है। और शुरुआत क्या है, जब आपने डाइजेशन शुरू किया होगा तो उसमें दिया है, बहुत अच्छे से समझाया है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा जाता है कि दीर्घ रोम क्या है, जिसको हम लोग बोलते हैं। 25वां प्रश्न है विलाई क्या है, ठीक। तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, उसका इनर लाइनिंग जो आउटर ग्रोथ होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विलाई बोलते हैं। और ये एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया बढ़ा देता है, जिससे भोजन का पाचन एब्जॉर्प्शन बहुत आसानी से होता है, ठीक। तो इसी को हिंदी में लिख दीजिए, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि क्षुद्रांत, ठीक, यानी कि छोटी आंत, ठीक। तो जो क्षुद्रांत की जो आंतरिक भित्ति होती है, यानी कि इनर वाल, ठीक, आंतरिक भित्ति होती है क्षुद्रांत की, ठीक। तो यानी जब से आखिरी सतह का ये जो आंतरिक भित्ति होती है, उसमें क्या होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जो हम लोग कहते हैं, अंगुली, ठीक, जैसी संरचना होती है, ठीक, ठीक। तो यही है विलाई, ठीक। ये कहाँ पाया जाता है और कैसा होता है ये हमने बता दिया। और इसमें क्या होता है कि भोजन का, एक लाइन और लिखिए, इसका क्या कार्य है उसमें लिख दीजिए कि इसमें भोजन का एब्जॉर्प्शन बहुत बढ़िया होता है, भोजन बहुत आसान, बहुत माने जो पाचन होता है भोजन का सबसे ज्यादा इसी में होता है, क्योंकि ये क्या करता है, सतह को बढ़ा देता है, ठीक है, सतह को बढ़ा देता है, जिसके वजह से भोजन का पाचन बहुत ही बढ़िया तरीके से होता है, बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। ये हो गया दीर्घरोम, इसका क्या कार्य है ये हमने डिस्कस कर लिया। और जो 26वां प्रश्न है पूछा गया है, इथिलीन को पकाने वाला हार्मोन क्यों कहा जाता है। तो जैसे आप सभी को पता होगा कि जो भी एथिलीन है, ये क्या है, 26वां प्रश्न है, ठीक। एथिलीन क्या होता है, इसमें एक एंजाइम होता है एमाइलेज, जो क्या करता है, जो कोशिकीय स्तर बढ़ा देता है, ठीक है, अंतःकोशीय स्तर बढ़ा देता है, जिससे क्या होता है कि फलों को पकने में सहायता मिलती है, फल मतलब तेजी से पकते हैं, ठीक। तो इसमें होता है अमाइलेज, ठीक। तो ये बस याद रखिए अमाइलेज होता है, बस इसी को लिख दीजिए कि इसमें अमाइलेज पाया जाता है, जो फलों को पकाने में सहायक होता है। और ये क्या करता है, फलों का जो स्टार्च होता है, एमाइलेज क्या करता है, स्टार्च जो होता है इसको बदल देता है शर्करा में, ठीक, शुगर में। तो यही है भाई, यहाँ पे अमाइलेज आया, काम किया, बस यही है इथाइलिन का काम। इथाइलिन एमाइलेज दिया, और एमाइलेज क्या किया, स्टार्च को शर्करा में बदल दिया, तभी तो फल मीठे लगते हैं, पक जाते हैं तभी तो मीठे लगते हैं। तो सिंपल चीज है ये, इसको आप लिख दीजिएगा अच्छे से, ठीक है। अच्छे से क्या है, सब हमने डिस्कस कर ही दिया, बस इतना ही लिखेंगे तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएगा, ठीक। और जो 27वां प्रश्न है, ये 26वां था, ठीक। अब 27वां प्रश्न है, इसमें पूछा गया है कि प्रकाशानुवर्तन यानी कि फोटोट्रोपिज्म, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, प्रकाशानुवर्तन यानी प्रकाश के अनुसार उसका क्या हो जाता है, मूवमेंट, फोटोट्रोपिज्म जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये एक ऐसी गति है, ये क्या है 27वें में, प्रकाशानुवर्तन एक ऐसी गति है, ठीक, आप ऐसे लिख दीजिएगा, एक ऐसी गति है जो प्रायः पौधों में होती है, प्रायः पौधों में होती है। और इसमें क्या होता है, इसकी वजह से इसमें क्या होता है, सूर्य की तरफ पौधे मुड़ जाते हैं, यानी कि पौधे सूर्य की तरफ, यानी कि फोटोट्रोपिज्म, प्रकाशानुवर्ती, प्रकाश के अनुसार मुड़ जाते हैं, प्रकाश जिधर होता है उधर मुड़ जाते हैं, प्रकाश के अनुसार मुड़ जाते हैं, प्रकाशानुवर्तन, ठीक है। तो ये मुड़ जाते हैं पौधे,
ठीक है, प्राय पौधों में ही होता है। तो इतना ही आप लिख लीजिएगा, आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। और जो 28वां प्रश्न है, आखिरी प्रश्न, इसमें थोड़ा हमको एरर लगा मॉडल पेपर में। ऐसा इसलिए क्योंकि हिंदी में पूछा कुछ और था, इंग्लिश में कुछ और पूछा था। तो उस मैंने जो भी ये प्रॉब्लम, इसको दूर करने के लिए हमने सोचा कि जो उससे सिमिलर दोनों चीजें, दोनों के दोनों चीजें बता देते हैं, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है उसी से संबंधित। ठीक है, तो ये हम इसको अंतर की तरफ पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। ठीक, तो देखिए वहां पे एनालोगस और समजातीय ऐसे करके दे दिया था, तो हिंदी इंग्लिश में थोड़ा डिफरेंस हो गया था। तो दोनों को समझ लेते हैं। ठीक है, एक होता है होमोलोगस ऑर्गन, जिसको हम लोग समजात अंग बोलते हैं। ठीक, जिसको हम लोग बोलते हैं समजात, जैसा कि नाम से ही पता है, समजात। ठीक, और एनालोगस एक होता है एनालोगस, जिसको हम लोग बोलते हैं समरूप। समरूप, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, एक समान रूप। ठीक, तो यही दो अंग होते हैं। ठीक, इवोल्यूशन में आपने पढ़ा होगा। तो समजात अंग में, जैसा कि नाम से पता, जात से यानी कि जन्म जो होता है, उत्पत्ति जो होती है। ठीक, ठीक, और यहाँ पे रूप यानी कि जो उनका जहां से बनते हैं, उनका बनावट यानी कि अपीयरेंस, बाहरी ढांचा, मतलब दिखते कैसे हैं। ठीक है, ठीक, तो ये हो गया। ये बस इतना समझ लीजिए, उसके बाद डिफिनेशन बनाना बहुत आसान है। समजात हो गया। इसमें क्या होता है कि उत्पत्ति और संरचना, जैसे कि हमने बोला जात जन्म यानी कि उत्पत्ति, उत्पत्ति और संरचना एक समान होती है। ठीक है, उत्पत्ति और संरचना एक समान, कि संरचना में, उत्पत्ति और संरचना में एक समान होते हैं, और कार्य में भिन्न होते हैं। यहाँ पे कार्य आपको भिन्न रहेगा। ठीक है, कार्यों में भिन्न, उत्पत्ति और संरचना में एक समान, कार्यों में भिन्न। और एनालोगस में क्या होता है, यहाँ पे समान कार्य करते हैं और तथा देखने में भी समान है, लेकिन उत्पत्ति और संरचना में भिन्न है। ये कराते हैं समरूप अंग। और ये जो दिया हुआ है समजात अंग में, ये हो गया समजात में। और यहाँ पे बस इसी का उल्टा, यानी कि उत्पत्ति और संरचना में एक समान नहीं होते हैं, बाकी कार्य में एक समान होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे समरूप यानी कि उत्पत्ति और संरचना में एक समान, यहाँ पे देखिए रूप की बात हो रही है। ठीक है, यानी कि भाई दिखेगा वही ना जो आप करेंगे। तो उत्पत्ति और संरचना में यहाँ पे क्या हो गया, अलग अलग। ठीक, बस याद ये रखिए कि ये क्या होंगे, ये कार्यों में भिन्न होते हैं, ये समजात वाले, ये कार्यों में एक समान होंगे। बस इनके उदाहरण याद रखिए। ठीक, तो एनालोगस में मनुष्य के हाथ, ह्यूमन फॉरलिम्स, गाय के अग्रसूत्र। तो ये सब एग्जांपल्स आप याद रखिएगा। और यहाँ पे याद रखिएगा कीट के पंख, पक्षी के पंख। तो ये सब आपको देखेंगे तो आप, मतलब जो हमने बताया डिफिनीशन, यहीं से आप आसानी से कर लेंगे। तो समजात में उत्पत्ति याद रखिएगा, और यहाँ पे उत्पत्ति एक समान होगी, और यहाँ पे उत्पत्ति और संरचना अलग अलग, लेकिन कार्य एक समान होंगे। यहाँ पे कार्य भिन्न होंगे। बस इतना ही आपको याद रखना है, होमोलोगस, एनालोगस, जो कि समजात और समरूप अंग होते हैं। बाकी यही था। 28वां प्रश्न भी हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया, क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश में कुछ और था, हिंदी में कुछ और था। तो हमने इस समस्या को दूर करने के लिए दोनों के दोनों जो अंग होते हैं उनके बारे में डिस्कस कर लिया। ठीक, अब देखिए आखिरी जो है लॉन्ग आंसर टाइप, इसमें पूछा गया है तंत्रिका तंत्र को नामांकित चित्र के साथ दर्शाइए। तो जो भी तंत्रिका तंत्र है उसको पहले तो आप उसको पूरा बढ़िया से इलाबोरेट कीजिए, इंट्रोडक्शन लिखिए, उसका परिचय दीजिए, फिर उनका डायग्राम बनाइए, फिर उसको लेवल कर दीजिए जो भी पार्ट है। ठीक है, ये आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा। ठीक, और जो आखिरी प्रश्न है, ठीक, इसमें पूछा गया कि परागण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाएं। परागण क्या होता है, आपको पता है पॉलिनेशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ एंथर फ्रॉम स्टिग्मा, तो यही है परागण। ठीक है, तो उसी को हम लोग कहते हैं पौधों में जो पराग कण होता है। ठीक, पौधों में जो पराग कण होते हैं, बस आप यही याद रखिए, पराग कण का ट्रांसफर नर से मादा ही नहीं जाएंगे। परागकण नर भाग, जिसको हम लोग एंथर बोलते हैं, एंथर से स्टिग्मा, नर भाग से मादा भाग पर स्थानांतरण, मादा भाग पर स्थानांतरण यानी कि जाते हैं एक जगह से दूसरे जगह, नर से मादा भाग जाएंगे, स्थानांतरण ही परागण कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब परागण के, अब इसमें पूछा है क्या बोला है, उदाहरण से ही समझाने के लिए। तो भाई ठीक है, दो तरह के परागण होते हैं, स्वपरागण। ठीक, स्वपरागण क्या होता है कि भाई दोनों अगर एक ही में, नर और मादा एक ही में, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, नर और मादा एक ही पौधे में हो जाएंगे। ठीक, और वहीं पर परागण हो जाएगा। और बाकी एक होता है
क्रॉस पोलिनेशन यानी कि पर परागण। तो ये सेम पौधे में भी हो सकता है, अलग अलग पौधे में भी हो सकता है। अब इनके उदाहरण दे दीजिएगा। ठीक, यहाँ पे क्या होता है, बाइसेक्सुअल में होता है यानी कि जिसमें नर मादा दोनों एक में है, और पर परागण आपको ये मीडियम चाहिए, इसके लिए इसमें पॉलिट्यूब होता है। ये सब आप लिख दीजिएगा अच्छे से। बाकी जो पीडीएफ सॉल्यूशन तो हमारे वेबसाइट पे अपडेटेड है, ठीक है। इसमें पॉलिट्यूब भी होता है, और इसमें क्या मीडियम चाहिए, विंड चाहिए, इंसेक्ट चाहिए, तो यही सब है, ठीक है। तो ये भी था परागण क्या है, इसमें क्या उसके टाइप है, उसके उदाहरण समझा दीजिएगा। तो इस तरह से करके हमने बाकी जो भी मॉडल पेपर में प्रश्न थे, भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान भी हमने डिस्कस कर लिया, ऑब्जेक्टिव भी हमने डिस्कस कर लिया। बाकी जो भी अपडेट आएगा सबसे पहले हमारे चैनल पे हमेशा की तरह आपके लिए उपलब्ध कराया जाएगा। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल से, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।